हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी। कैसे डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेगनेंसी में होता है, क्यों होता है, कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, इन सारे टॉपिक्स को अपने इस स्लाइड में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसे डायबिटीज़ जो है ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गई है सारे यंग में भी और फिर ओबीज में भी, मतलब जितने भी आजकल जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस पहले पढ़ते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस एक तरह का क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्यों होता है? या फिर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर पेरिफेरल टिश्यू रेसिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं करता है, उसकी वजह से हो सकता है। अब हम लोग सबसे पहले, आपको पता ही होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के पास होता है बीटा सेल। अब ये बीटा सेल क्या करता है? ये बीटा सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, या कह सकते हैं रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होता है और उसका एक तरह से मेंटेनेंस बना रहता है हमारी बॉडी में। हो क्यों रहा है? जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे हो सकता है? जैसे कि एक तो हमने बात किया कि इंसुलिन की कमी होगी, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी। इंसुलिन की अगर डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है कि उससे ग्लूकोज मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज इंक्रीज होगा और हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारा यहाँ पे सेल्स है, सेल से क्या बना है? टिश्यू बना है। तो इसके पास क्या है? ग्लूकोज है। तो ये टिश्यू क्या हो गया? इंसुलिन से रेसिस्टेंस हो गया। मीन्स कि कितना भी इसको आप इंसुलिन दे रहे हो, देते जा रहे हो, लेकिन तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कितना भी मारो पीटो डांटो कुछ भी कर लो, लेकिन वो करेंगे अपनी वाली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ये सेल जो है ये भी बहुत ही बदमाश हो गया, इसके ऊपर भी इंसुलिन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इंसुलिन से रेसिस्टेंट हो गया। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटस। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मीन्स कि कैसे डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है प्रेगनेंसी में। हम लोग मेनली यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ही हमारा आता है डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड लीवर टू इंसुलिन। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीटस को भी तो ग्लूकोज चाहिए होता है। अब जो माँ है उसको अपनी बॉडी के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, साथ में उसको फीटस को भी ग्लूकोज देना होता है। तो क्या होता है प्रेगनेंसी में? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज नीडेड फ्रॉम द मदर टू द फीटस। इसकी वजह से क्या होता है? जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है कि वो इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करे। जब इट मीन्स कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है जिसमें बीटा सेल्स हैं, वो बीटा सेल्स का क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है और हाइपरप्लेशिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अब यहाँ पे आप समझिए कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के पास बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज एंड द अमाइनो एसिड्स। अब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा मिल रहा है तो इंसुलिन भी यहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन तो ये इंसुलिन तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन तो ये काम नहीं कर पा रहा है ना भाई, ये काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है, वो रिसेप्टर्स जो है, जो एक टिश्यू के पास जो रिसेप्टर्स है इंसुलिन को बाइंड करने के लिए, वो डिक्रीज हो जा रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द लेटर मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। और क्या होता है कि प्लाज्मा इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? कि ड्यू टू नंबर ऑफ द कॉन्ट्रा इंसुलिन फैक्टर्स, जैसे कि हमारे एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्ट्रॉन हो गए, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको हम लोग HPL बोलते हैं, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन। आप लोग को ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन। जैसे कि एक और कारण हो सकता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन ही ना हो। नेक्स्ट हमारा है कि दिस इज द एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड इंटरल्यूकिन 6। अब यहाँ पे CRP और इंटरल्यूकिन 6 का क्या मैटर है?
कि जो CRP और इंटरल्यूकिन 6 होते हैं ये इंसुलिन रेसिस्टेंट को इंक्रीज करते हैं। मीन्स कि टिश्यू में इंसुलिन रेसिस्टेंट को अगर ये इंक्रीज करते हैं तो जब हमारा टिश्यू रेसिस्टेंट हो गया इंसुलिन का, इसके ऊपर कोई इंसुलिन का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो टिश्यू से ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है कि बोथ दीज फैक्टर्स इनहेंस इंसुलिन रेसिस्टेंट, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है। और द डिफेक्ट लाइज बोथ इन इंसुलिन सिक्रीशन एंड एक्शन, और कभी कभी क्या हो सकता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन में एज वेल एज उसके एक्शन में भी डिफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से मदर को डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ डायबिटीज। कितने तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है टाइप 1, जिसमें आता है IDDM। IDDM क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स क्या है कि इसमें क्या होता है, मेनली ये ऑनसेट जो होता है वो यंग एज में होता है, जिसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट इंसुलोपीनिया हो जाता है, सॉरी इंसुलोपेनिया। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया, वैसे यहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है। मेनली इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई रहती है यंग पर्सन में फॉर द इंसुलिन, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है और उसको हो जाता है डायबिटीज़। नेक्स्ट हमारा आता है जी टाइप 2 NIDDM, मीन्स कि नॉन डिपेंडेंट, इसमें जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लेट एज ऑनसेट में होता है मेनली, और ये ओवरवेट की जो फीमेल होती हैं, भाई साहब ओवरवेट बहुत खतरनाक होता है, तो आप वेट मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओवरवेट की फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में मेनली क्या होता है कि पेरिफेरल टिश्यू में इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन आती है, जिसकी वजह से ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। थर्ड हमारे पास कंडीशन आ रही है GDM। ये GDM क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। वह कुछ दिन बाद प्रेगनेंसी में ही, जैसे ही या फिर प्रेगनेंसी जब ख़त्म होती है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तो वैसे ही अपने आप सबसाइड हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी में ही कुछ वीक के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, मीन्स कि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है जेनेटिक, मीन्स कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसा कि हम लोग को पता हो कि अगर माँ और फादर, मीन्स कि मदर और फादर, किसी एक को डायबिटीज़ है, किसी भी एक पर्सन को डायबिटीज़ है, तो ये क्या करेंगे कि जो इनका ऑफस्प्रिंग होता है, या फिर वो फीमेल हो या फिर वो मेल हो, इन दोनों में किसी को भी या फिर दोनों को डायबिटीज़ होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग्स, जैसे कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। और क्या कंडीशन है, और नेक्स्ट कंडीशन है मॉडी में क्या है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यूथ इज़ ड्यू टू बीटा सेल डिसफंक्शन। मीन्स कि जैसा कि हमने बात किया कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के पास हमारे क्या है, बीटा सेल्स। अब बीटा सेल्स ही तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो बीटा सेल्स है, अब यही जब डिसफंक्शन हो गए, यही नहीं काम कर रहे, तो इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करेगा। जैसा कि आप ये चीज़ समझो ऐसे कि जैसे कि एक ऑफस्प्रिंग, मीन्स कि एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए एक फीमेल चाहिए, एक मेल चाहिए, और दोनों मिलके एक ऑफस्प्रिंग को, मीन्स कि एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं। तो वैसे ही जब माँ ही नहीं रहेगी तो इंसुलिन कहाँ से आएगा, जब बच्चा कहाँ से आएगा, कैसे। तो वही बात हो गई कि इसमें जब बीटा सेल्स ही नहीं रहते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ओके, ठीक है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस ऑफ वेरिएबल सीवियरिटी विथ ऑनसेट और द फर्स्ट रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द
प्रेजेंट प्रेगनेंसी। मेनली ये प्रेजेंट जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें रिकॉग्नाइज होता है, और इसमें क्या होता है कि फीमेल्स में कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस हो जाता है। GDM is a condition in which women without diabetes develops high blood sugar level during the pregnancy। मीन्स कि जो फीमेल्स जिसको डायबिटीज मेलाइटस नहीं है उन फीमेल्स को क्या होता है कि प्रेगनेंसी में उनका शुगर का लेवल मीन्स कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम फीमेल्स को कहते हैं कि उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। मेनली कब होता है 24 to 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हु कुड बी द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर द GDM, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आता है कि ओबिसिटी, जैसा कि हमने पहले ही बात किया, ओवरवेट इज द पर्सन, द फीमेल, दोज हु आर ओवरवेट they are having the more chances, they are more prone to get the diabetes mellitus। तो आप वेट कम ही रखो अपना, वही सबसे सही है कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। आप हेल्दी रहोगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होने वाली हैं। तो ओबिसिटी क्या होती है, ओबिसिटी की वजह से हो गया। नेक्स्ट है कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में लाइक पेरेंट्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं, तो अगर पेरेंट्स सिबलिंग अफेक्टेड है फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटिस तो चांसेस है कि उनके ऑफस्प्रिंग को भी हो सकता है। हैव हैड GDM बिफोर मीन्स कि पहले जब सबसे पहले मीन्स कि पहला बेबी जब हुआ तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है, तो सेकेंड बेबी के भी चांसेस है कि सेकेंड बेबी में भी उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है हैव हाई ब्लड प्रेशर और द अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, मीन्स कि कोई अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उस केस में भी उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है हैव गिवन बर्थ टू द लार्ज वेट बेबी, लाइक अगर 4 किलो के ज़्यादा बेबीज को लाइक बर्थ दिया है तो वहाँ पे भी आपको चांसेस देखने को मिल सकती हैं। और है कि हैव गिवन बर्थ टू बेबी हु वॉज स्टिल बॉर्न और द हैड सर्टेन बर्थ डिफेक्ट। और एज जो है 30 साल से ज़्यादा मीन्स कि आप 35 ही कंसिडर करो कि आप देख रहे हो आजकल 30-33 लोगों की आम मीन्स कि एक एज हो गई है फॉर द मैरिज। तो उसके बाद 1-2 साल बाद ही वो लोग प्रेगनेंसी के बारे में फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा एज होने की वजह से क्या हो सकता है कि फीमेल को GDM देखने को मिल सकता है। और एथनिक ग्रुप जैसे कि एशियन, ईस्ट एशियन के लोग हो गए या फिर नेटिव अमेरिकन है तो वहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे कि फीमेल को डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बिफोर द 20th वीक मेनली करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देखोगे। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आप देखोगे तो अगर ये फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हो तो अगर 95 mg पर 100 ml 95 mg पर 100 ml है तो उसके बाद से आप क्या करोगे, 2 घंटे बाद आप फीमेल को दोगे 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या फिर WHO कहता है 75 ग्राम। तो आप 75 ग्राम या फिर 100 ग्राम ग्लूकोज देते हो तो अगर 120 mg पर 100 ml आता है, अगर 2 घंटे बाद आप उसको ग्लूकोज देते हो और उसका ब्लड शुगर लेवल 120 mg पर 100 ml आता है तो आप समझोगे कि पेशेंट जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, वो उसकी बॉडी टॉलरेट कर रही थी ग्लूकोज लेवल को। उसके बाद से आप क्या करोगे, फास्टिंग प्लाज्मा वैल्यू अगर आता है मोर देन इक्वल टू 126 mg पर DL तो आप फिर से एक बार टेस्ट को रिपीट करते हो और आप ये कहते हो कि फीमेल को GDM है, मीन्स कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है। और अगर फीमेल पहले से ही डायबिटिक है तो आपको ये टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, GTT जैसे कि। और जब ये फीमेल्स को आप 2 घंटे बाद 100 ग्राम का जो आप ओरल सॉल्यूशन दे रहे थे उसको बोलते हैं OGTT। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीका होता है जिसको आप बोलते हो डिप्सी। डिप्सी क्या है,
डिप्सी है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया। इन्होंने एक टेस्ट बनाया, क्या बनाया, इन्होंने बोला कि सब कुछ बहुत आसान, एक स्टेप में प्रोसीजर करने के लिए, कि फीमेल्स आ रही है आपके पास विदाउट रिगार्ड टू द टाइम ऑफ लास्ट मील, आप क्या करोगे 75 ग्राम उसको दोगे ओरल ग्लूकोज। उसके बाद से आप वीनस प्लस प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू चेक करोगे 2 घंटे बाद, जिसमें कि अगर 140 mg पर डीएल से अगर ज़्यादा आ रहा है उसका ग्लूकोज लेवल, तो आप कंसीडर करते हो कि फीमेल को जीडीएम है। पर डिप्सी में क्या है, डिप्सी के थ्रू कि आप 75 ग्राम आपने ग्लूकोज दे दिया, उसके 2 घंटे के बाद आपने टेस्ट किया और उसका प्लाज्मा लेवल आ रहा है, ग्लूकोज प्लाज्मा लेवल 140 mg पर डीएल, तो आपने साफ साफ बता दिया कि फीमेल को हो गया है जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। सिंपल सीधी बात। ओके, ये दिया था किसने, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, ये था इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट, मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डाइट जो है, सबसे पहले डाइट की बात करेंगे हम लोग कि डाइट जो है नॉर्मल फीमेल्स कितना लेती हैं कि 2000 से 2500 किलो कैलोरी लेती हैं, लेकिन तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल को डायबिटीज़ है तो हम लोग बोलेंगे 1200 से 1800 किलो कैलोरी लेने के लिए। ठीक है, तो और फीमेल्स को सबसे पहले क्या बोलना है कि ब्लड शुगर लेवल को 4 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा दिन भर में चेक करना है। एंटीनेटल सुपरविजन आपको फ्रीक्वेंट लेना है, जैसे कि क्या होता है गाँव में, क्या होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तो कब वो जाती है डॉक्टर के पास, जब उसको डिलीवरी करवाना होता है तब सीएससी पीएससी में जाती है तब वो डिलीवरी करवाने। लेकिन तो फीमेल्स को क्या करना है कि डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही प्रेग्नेंट डिलीवरी करवानी है। ठीक है, पीरियोडिक चेकअप करते रहना है। अगर जो FBS है अगर वो 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, मेंटेन मीन प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 105 mg पर डीएल और 110 mg पर डीएल फॉर गुड फीटल आउटकम। मीन्स कि मदर को बोलना है कि अपने प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को 105 mg पर डीएल से 110 mg पर डीएल तक मेंटेन करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट में आता है कि हाई ग्लूकोज रिस्ट्रिक्शन डाइट आपको कंट्रोल करना है। मदर को बताना है कि जो वो डाइट ले रही है जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है उसको कम करना है, एक्सरसाइज करना है, और मदर को मेनली पहले इंसुलिन नहीं देना है। लेकिन तो अगर उसका पीपीबीएस अगर उसका मोर देन 120 mg पर डीएल आ रहा है डाइट कंट्रोल के बाद भी, तो आपको इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो होता है ये बहुत ही सेफ होता है प्रेगनेंसी में, उसको हम करवाएंगे फीमेल्स को, लाइक एरोबिक एक्सरसाइज हो गए, ब्रिस्क वॉक हो गया। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइट में हम पेशेंट फीमेल को रिकमेंड करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में कि वो 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे एक नॉर्मल वेट की फीमेल्स ले सकती है, मीन्स कि जो ओबीज नहीं है। ठीक है, लेकिन तो हम लोग यहाँ पे अगर फीमेल को जीडीएम है तो हम लोग डाइट का रिस्ट्रिक्शन करेंगे, हम उसको 1200 से 1800 किलो कैलोरी देते हैं। फीमेल्स को 1200 से 1800 किलो कैलोरी देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट शुड बी 40 to 50% ऑफ द टोटल कैलोरी का 40 से 50% हम लोग कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में कम हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, बीन्स, पीस, होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, तो हमारा क्या है, डाइट रिस्ट्रिक्शन है, डाइट सही करना है, एक्सरसाइज करना है। एरोबिक एक्सरसाइज आते हैं जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्स्टेटिक्स मैनेजमेंट। ऑब्स्टेटिक्स मैनेजमेंट में क्या है, जो विमेंस होती हैं, विमेन विद अ गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड हु डू नॉट रिक्वायर इंसुलिन में वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर। लेकिन तो अगर वो इंसुलिन ले रही हैं तो उनको इलेक्टिव डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना पड़ सकता है। ठीक है, अगर बेबी माइक्रोसोमिक है, मीन्स कि जो मेनली जो फीमेल्स होती हैं जीडीएम की, जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ रहता है प्रेगनेंसी में, उनके जो बेबीज़ होते हैं उनका जो हेड होता है, माइक्रोसोमिया मीन्स जो हेड होता है वो बड़ा होता है। जब हेड अगर बेबी का बड़ा होगा तो वो डिलीवर नहीं हो पाएगा वजाइनली, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ सकता है।
क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के? तो ये सारे फीटल कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले की क्या होगा, एक्सेसिव बर्थ वेट। जो मदर, जो फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ रहता है, उनके बेबी का बर्थ जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 4 kg होता है, मोर देन 4 kg होता है। अर्ली प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, सीरियस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, ब्लड शुगर कम हो सकता है। ब्लड शुगर कम होगा किसका, फीटस का कम होगा। जब वो न्यूबॉर्न मीन्स कि जब वो पैदा हो जाएगा तब बेबी में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, लेकिन तो जब तक वो मदर के बॉडी में है तो आप देखोगे क्या कि फीटस में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ओबिसिटी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है लेटर लाइफ में, स्टिल बर्थ, सीरियस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है और लो ब्लड शुगर देखने को मिल सकता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर और प्रीक्लैम्शिया। प्रीक्लैम्शिया मीन्स जो मदर की बीपी है 140/90 से ज़्यादा है। और क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया मीन्स कि उसकी यूरिन में प्रोटीन, एडिमा देखने को मिल सकता है, पेडल एडिमा देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीक्लैम्शिया में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है कि मदर को सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ सकता है, फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है, और टेक दी सिंपल स्टेप्स टू होल्ड ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़, फीमेल्स को हम बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़। कैसे, जब मदर एंटीनेटल चेकअप्स के लिए आ रही है, ओपीडी में आ रही है, तो आप फीमेल को हेल्थ एजुकेशन दोगे। भले ही वो ईट हेल्दी फूड्स आप बोलोगे, खाएगी तो नहीं, लेकिन तो आपको बताना है कि आप अच्छा खाना खाओ। अच्छा मीन्स हेल्दी खाना खाओ, ईट हेल्दी फूड खाओ, जैसे कि जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो और फैट कम हो और कैलोरीज, ठीक है, वो फूड्स आपको खाना है, जैसे कि जिसमें वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये सारे फूड आपको लेने हैं। कीप एक्टिव, लाइक द एक्सरसाइजिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डेवलपिंग जेस्टेशनल डायबिटीज। जैसे कि आजकल फीमेल्स एजुकेटेड रह रही हैं, वो एंटीनेटल विजिट लेती हैं, प्रॉपर डॉक्टर का सुपरविजन में अपनी डिलीवरी करवाती हैं। तो ऐसी फीमेल्स में क्या होता है कि वो एक्टिव रहती हैं, उनको बताया जाता है, वो बहुत सारी जानकारियाँ रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर सही हो जाता है। लेकिन तो जो फीमेल सुपरविजन में नहीं रहती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो मदर को बोलेंगे हम कम से कम वो 30 मिनट अपना मॉडरेट एक्टिविटी करें और ब्रिस्क वॉक, डेली वॉक करती रहे, ठीक है। स्टार्ट प्रेगनेंसी एट ए हेल्दी वेट मीन्स कि जैसे कि अगर फीमेल्स ओवर वेट है तो वो अपने पहले वजन को कम करे, तब वो प्रेगनेंसी कंसीव करे। इफ़ समवन आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, लूजिंग एक्स्ट्रा वेट बिफोर हैंड मे हेल्प हैव ए हेल्दियर प्रेगनेंसी, ओके। Focus on making the lasting changes to the eating habits, like the pregnancy में आप फल और सब्जियां ज़्यादा खाओ। डोंट गेन मोर वेट दैन द रिकमेंडेड, लाइक द प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि 10 से 12 किलो का वेट आपको गेन करना है, लेकिन तो आप इससे ज़्यादा वेट अगर गेन करते हो तो ये भी एक दिक्कत की बात हो सकती है। इसलिए ज़्यादा वेट बहुत मीन्स कि gaining too much weight too quickly can risk for the gestational diabetes. So this was all about the gestational diabetes, and yes, follow up is very important. तो हम लोग को फीमेल्स को बोलना है कि वो फॉलो अप करवाती रहे अपना, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ मेलाइटस इन द प्रेगनेंसी. If you have any doubt, please kindly ask your doubts in the comment box. I would love to answer your your queries. So this was all about the diabetes mellitus. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.